हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू jobtri.com। एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा सीरीज चल रहा था। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 7 लेक्चर खत्म किए। ये 8वां लेक्चर हमारा होने जा रहा है पोस्ट मॉडर्न एरा। इससे पहले हमने मौर्य काल पढ़ा था, मॉडर्न एरा पढ़ा था। लेक्चर शुरू करने से पहले जो बच्चे पहली बार हमारे सेशन पे आ रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा और एक आदेश भी दूंगा कि बैठने से पहले पेपर पेन लेके बैठो। पेपर पेन लेके बैठो। क्यों? उसके कई कारण है। पहला कारण ये है कि हमारी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हें लिखवाऊंगे और स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। और मेरा जो पीपीटी है वो खाली रहता है, ठीक है। स्लाइड मेरा खाली रहता है, हम लिखवाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तुम्हें लिखना होगा। और दूसरा है कि रिवीजन के लिए हम कोई भी पीडीएफ वगैरह नहीं देते। पीडीएफ में चरस नहीं सुनाएंगे, तुमको खुद अपना नोट्स बनाना पड़ेगा और खुद वो सुनते रहना। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सोर्स पढ़ेंगे हम पोस्ट मॉडर्न एरा का। मॉडर्न एरा हमने देखा था, मौर्य काल देखा था हमने, बुद्ध और जैन और पोस्ट वैदिक एरा के बाद मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्योत्तर काल, ये जो हमारा लेक्चर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। मौर्योत्तर काल देखें। मौर्योत्तर काल में अगर हम देखें तो मौर्योत्तरकालीन इतिहास का जो प्रमुख स्रोत है ना, वो कई अभिलेख थे, कई शिलालेख हैं, ठीक है। उस काल के जो जानकारी देते हैं उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन का, उस समय के राज व्यवस्था का, उस समय के सब कुछ का, ठीक है। उस समय के सिक्के हैं जो पुरातत्व विभाग को मिला, उसमें से हमें जानकारी मिलती है उस समय का। बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, ठीक है। मिलिंद पानो करके नागसेन का एक क्वेश्चनियर आंसर टू वे कन्वर्सेशन था। नागसेन गो रह गया, नागसेन का मिलिंद पानो। ये भी हमें एक सोर्स ये भी है। महाभास, जिसको लिखा था टॉलमी ने, सॉरी, महाभास जिसको लिखा था पतंजलि ने, वो भी हमारा सोर्स है। मालविकाग्निमित्र, ये भी सोर्स है हमारा, कालिदास का लिखा हुआ। बीच बीच में थोड़ा खांसी है, टॉलरेट करना। हाँ, इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि नेचुरल हिस्ट्री जो लिखा था प्लिनी ने ये लिखा। साथ में एक और है ज्योग्राफी जो लिखा था टॉलेमी ने, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ अर्थियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन, सॉरी, एरिथ्रियन सी, इसके लेखक का पता नहीं चल पाया। ये जो है ना, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी का, ज्योग्राफी टॉलमी का, पेरिप्लस ऑफ अर्थियन सी का, ये बताता है उस समय का व्यापार, उस समय का भारतीय व्यापार की प्रवृत्ति का जानकारी देता है। उस समय का व्यापार किस प्रकार का हुआ करता था उसकी जानकारी देता है। पूर्वोत्तर मौर्योत्तर काल के जो प्रमुख राजवंश थे उसमें सबसे पहला आता है शुंग वंश। शुंग वंश क्या है ना, 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग। किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की, ठीक है। अंतिम मौर्य के जो शासक थे ना, मौर्य के जो अंतिम शासक थे, बृहद्रथ, इसकी ये हत्या करते हैं पुष्यमित्र शुंग और शासन पर बैठ जाते हैं, ठीक है। लगभग शुंग वंश ने 90 वर्ष तक शासक किया, ठीक है। शुंग वंश ने 90 वर्ष तक लगभग शासक किया पाटलिपुत्र और मध्य भारत के लगभग। पुष्यमित्र शुंग जो है धार्मिक रूप से अपने आप को ब्राह्मण मानता था और ब्राह्मणवादी शासक था। ये बुद्ध के खिलाफ था, लेकिन फिर भी बुद्ध के खिलाफ होने के बाद भी जो है इन्होंने बुद्ध के लिए थोड़ी बहुत काम की थी, है ना। वो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि भरहुत का जो स्तूप है उसका बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है, ठीक है। भरहुत का स्तूप जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था, जबकि बुद्ध के खिलाफ था, ठीक है।
अब देखो, पुष्यमित्र शुंग के समय सुप्रसिद्ध व्याकरण जो पतंजलि था उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसमें पतंजलि जो थे ना वो इसके पुरोहित थे। पुरोहित मतलब पंडित थे। ठीक है, ये कहां से मिलता है? ये अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है धनदेव का अयोध्या में जो अभिलेख था ना उससे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के कुछ एक तरीके से कह सकते हो उत्तराधिकारी भी थे, जैसे अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र, देवभूति, ये सब जो है पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे। एग्जाम में नहीं पूछता इसलिए हमने लिखा नहीं। ठीक है, इसी उत्तराधिकारी में एक था, इसलिए मैंने ये नाम लिया क्योंकि अग्निमित्र था, एक अग्निमित्र था जो अग्निमित्र था जो मालविका मालविकाग्निमित्र जो लिखा गया था कालिदास के द्वारा। ठीक है, जो कालिदास ने ये लिखा था उसके ये जो थे वो, क्योंकि ये नाटक थी ना तो उसके जो है हीरो थे, नायक थे। ठीक है, उसके नायक थे। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश 73 ईसा पूर्व में हुआ था, स्टेब्लिश होता है। एक्चुअली क्या था ना कि ये शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, उसका ये हत्या कर देते हैं, उसका हत्या कर देते हैं। कौन? उसी के मंत्री, नाम था वसुदेव। वसुदेव, और यही वसुदेव जो है कण्व वंश का फिर स्थापना करते हैं 75 ईसा पूर्व में। ठीक है, कण्व वंश एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, इसमें केवल 4 शासक थे। वसुदेव जिसने इसका देवभूति की हत्या करके अपना स्थापना किया था कण्व वंश का। भूमि मित्र, नारायण, सुशर्मन। ठीक है, ये कण्व वंश के शासक थे। अंतिम शासक जो सूर्यवंशम है ना, सूर्यवंशम है, सुशर्मन, इसकी हत्या करके सिमुक नाम का, सिमुक ने इसकी हत्या की और एक नया वंश, एक नया ब्राह्मण वंश का स्थापना किया, जिसको कहते हैं आंध्र सातवाहना वंश। ठीक है, और फिर शुरुआत होती है सातवाहना वंश की। सातवाहना वंश का शुरुआत किसने किया था? किसने किया था? अभी मैंने बताया है, अंतिम शासक सुरमन की हत्या करके सिमुक ने इसका स्थापना किया था। किसने? सिमुक ने। ओके, आगे बढ़ते आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि सातवाहना वंश में ना सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व, सातवाहन के जो पूर्व बस्ती थे ना, जो उस समय के बस्ती थे, उसका जो अस्तित्व वो दक्कन के पास मिलता। वहां पे कैसे पता चला कि सातवाहना वंश है? तो उस समय काले व लाल रंग का मृद भांड मिलता, घैला मिलता। ठीक है, और गेरुआ से लिपित चित्र चित्र किया हुआ मृद भांड मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो सातवाहना वंश के थे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सोर्स है। ठीक है, सातवाहना ने ही अपना सत्ता का विस्तार जो है कर्नाटक तक किया था, कर्नाटक और आंध्र तक किया था, आंध्र तक किया था। ठीक है, इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जो थे, जो दुश्मन थे, वो शक थे। ठीक है, जिन्होंने अपनी सत्ता दक्कन और पश्चिमी तक स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सातवाहना अगर वंश के बारे में, शासक के बारे में बात करें, सातवाहना में पहला था सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम जो है ये पहला महत्वपूर्ण शासक था, जिसका उपलब्धि की जानकारी, इसका जो सोर्स है इसका उपलब्धि का, ये नागानिका में मिलता है। नागानिका जो था इसी की रानी थी, सतकर्णी प्रथम की रानी थी, जिन्होंने नाना घाट में एक अभिलेख बनवाया और उसी पे जिक्र मिलता है सतकर्णी प्रथम का। ठीक है, उसमें ना सातवाहना वंश एक तरीके से समझ लो अपनी बीवियों को बहुत, वाइफ को बहुत टॉलरेट करते थे और बहुत लिबरल थे उसको प्रति। दैट्स वाई कि इनकी बीवियां बहुत दान किया करती थी, इनकी बीवियां अभिलेख बनवाया करती थी, शिलालेख बनवाया करती थी। ठीक है, भूमि दान का पहला
साक्ष्य भी इसी अभिलेख में मिला। ये नानागढ़ का अभिलेख है ना, नाना नागनिका ने करवाया था जो नानागढ़ का अभिलेख, इसी पे भूमिदान का पहला साक्ष्य भी मिलता है। सवाल पूछ देगा कि भूमिदान का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो सतकर्णी प्रथम के समय नानाघाट के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हाल को। हाल बहुत विद्वान शासक था। सतकर्णी वंश का, ये सातवाहना वंश का हाल बहुत विद्वान शासक था। ये बहुत महान शासक था, उस समय का महान शासक था। क्यों? क्योंकि ये कवियों को अब शरण दिया करता था। कवि हो गया, विद्वानों को शरण दिया करता था। ये विद्वानों को बहुत मानता था और उसको अपने कोर्ट में, अपने दरबार में शरण दिया करता था, उसको रखता था, अपना रहने का जगह दिया करता था उसका। इसके जो राजसभा थे वहीं पे बृहत कथा का लेखक जो है गुणाढ्य इसी के राज दरबार में रहता था। ठीक है, कांत्रक कांत्रक व्याकरण के जो लेखक थे सर्ववर्मन, वो भी इसी के यहाँ निवास करते थे। ठीक है, ये बृहत कथा जो था बेसिकली ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। ऑलराइट, हाल के बाद हम लोग पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत ऐश्वर्य तक लेके गया, बहुत पॉपुलर किया सातवाहना वंश को। ठीक है, इसने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहा। ठीक है, एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को पराजित किया। इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा, एकमात्र शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया। ठीक है, साथ ही साथ देखोगे क्षत्रिय शासकों का नाश किया, अनेकों क्षत्रिय शासकों का नाश किया। ठीक है, इसी के समय के 8,000 से ज्यादा सिक्के जो है, चांदी के सिक्के नासिक में मिले हैं। सातवाहना वंश राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह भी मिले हैं। ठीक है, मतलब जो सिक्के, चांदी के सिक्के, लगभग 8,000 चांदी के सिक्के मिले थे नासिक में। उसमें ये जिक्र भी मिला है कि ये गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है उस समय इस पे एक तरीके से कह लो कि अपने चिन्ह वगैरह इसके उस पे मिले थे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद है वशिष्ठ पुलवमी 130 ईस्वी के लगभग आते हैं। ठीक है, इनके सिक्के अभिलेख आंध्र में मिले। इनका जो सिक्का था ना, इनका सिक्का और अभिलेख जो है वो आंध्र में मिला। आंध्र प्रदेश जो है वर्तमान का, आंध्र में मिला। जिससे ये स्पष्ट होता है कि इसका जो क्षेत्र था द्वितीय सदी में के मध्य में सातवाहना राज, यानी ये वशिष्ठ पुत्र पुलवमी की वजह से सातवाहना राज का अंग बन चुका था। कौन? आंध्र, यानी आंध्र का अंग बन चुका था, मतलब आंध्र तक इसका फैला हुआ था। ठीक है, इसी में विशिष्ट पुत्र पुलवानी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में आंध्र तक फैला था। और यहीं पे औरंगाबाद एक जिला है जहां पे अपनी राजधानी ये लेके जाते हैं। ठीक है, औरंगाबाद जिला में आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद जिला में भी देख लो, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के किनारे एक जगह है जिसको कहते हैं पैठान। ठीक है, पैठान या प्रतिष्ठान भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं। यज्ञ श्री सतकर्णी के बारे में बात करेंगे तो ये सातवाहना वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। ठीक है, इन्होंने कोंकण और मालवा तक शक शासकों से वापस ले लिया था। शक शासक के पास था कोंकण और मालवा, ये पराजित करके शक के जो शासक थे उसको पराजित करके ले लिया था। ये जल यात्रा का बहुत प्रेमी था। जल यात्रा का बहुत प्रेमी था। इस कहां से पता लगा? जो उस समय के सिक्के थे उस पे पानी के जहाजों के चिन्ह मिला करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गौतमी बलश्री सतकर्णी जो थे ना, उनके नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी को अद्वित ब्राह्मण भी कहा गया। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है इनको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। कहाँ कहा गया है भैया? नासिक के अभिलेख में। नासिक अभिलेख में। ठीक है, गौतमी बलश्री सतकर्णी ने वहां अभिलेख बनवाया था, उसमें कहा गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और है डिस्कस कर लेते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा जो सातवाहन काल के जो ग्रामीण क्षेत्र थे ना, उसका प्रशासन, ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशासन हुआ करते थे ना, शासन हुआ करते थे, उसको कहा जाता था गैल्मिक। तो कभी भी एग्जाम में सवाल पूछे कि गैल्मिक इनमें से किस चीजों से संबंधित है, तो पता होना चाहिए कि सातवाहन वंश में जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन हुआ करते थे, प्रशासन हुआ करता था, उसका नाम था। ठीक है। सातवाहन राज्य में सीमांत हुआ करते थे, और सीमांत 3 श्रेणी में प्रचलित थे। पहला श्रेणी राजा कहलाते थे, सीमांत के पहला श्रेणी राजा कहलाते थे, दूसरा श्रेणी महाभोज कहलाते थे, और तीसरा सेनापति थे। ठीक है। ओके, अब चलते हैं हिंद यूनान की तरफ। विदेशी शासक में हिंद यूनान की बात करेंगे। 1 मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर ले, हो रहा है। चलो ठीक है। विदेशी शासक में हिंद यूनान का बात करेंगे, इंडो ग्रीक की बात करेंगे, तो इसमें पता चलता है कि पहली बार जो है 200 ईसा पूर्व में, 200 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत को पार करके जो है ये भारत में प्रवेश करते हैं। और यूनान जो है वो अफगानिस्तान के अंतर्गत जो आमू दरिया के दक्षिण में जो बैक्टीरिया में शासन करते थे। अफगानिस्तान में जो आमू दरिया का क्षेत्र है ना, आमू दरिया, इसको ऑक्सस भी कहा जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र में जो दक्षिण, आमू दरिया के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, इतना मैप में देखना पड़ेगा इसको तुमको। ठीक है। दक्षिण वाला क्षेत्र है, वहां पे बैक्टीरिया है, वहीं पे ये शासन किया करते थे। ठीक है। आगे इन्होंने देखो बहुत विशाल क्षेत्र पे जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो यही अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला पार्ट है, उसमें सिकंदर से कहा जाता है कि सिकंदर से भी ज्यादा क्षेत्र में इन्होंने राज किया। इवन ये भी कहा जाता है कि अयोध्या और पटना जो पाटलिपुत्र था, वहां तक इनका शासन चला गया। ठीक है। यहाँ तक कि पंजाब के बड़े क्षेत्र पे भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है। और पंजाब वाले क्षेत्र में साकला एक जगह है, ठीक है, जो आधुनिक सियालकोट वाला जो जगह है ना, सियालकोट का जो जगह है अभी जो पंजाब में, वो साकला में अपनी राजधानी बनाई थी इन्होंने। कौन ने? इंडो ग्रीक ने। ठीक है। आगे बढ़ो। मिनांडर ने ना नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। मिनांडर जो थे वो नागसेन से बौद्ध धर्म पे, किसमें? बौद्ध धर्म पे बहुत सारे प्रश्न पूछे, क्वेश्चन आंसर किया इन्होंने, और उनके जो आंसर थे ना वो लिखा गया, और उसी को मिलिंद पान्हो का नाम दिया गया। मिलिंद पान्हो का नाम दिया गया, जिसका नाम है मिलिंद के क्वेश्चंस। तो मिनांडर कौन थे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आते हैं शक। अब ये शक जो है यूनानी के पश्चात, यूनान जब गए तो शक भारत में आए, और शकों ने यूनानों के अधिक क्षेत्र, यूनान से भी ज्यादा क्षेत्रों पे शासन किया। शक की जो है ना 5 शाखाएं थी, 5 शाखाओं में ये काम किया करते थे, जिसकी राजधानी भारत के अफगानिस्तान के अलग अलग भाग में था। ठीक है। पहला शाखा अफगानिस्तान, देख रहे हो, कायम बोले कॉपी पेज लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है। दूसरा शाखा पंजाब में था, जिसका राजधानी तक्षशिला था, इन्होंने बनाया था। तीसरा क्षेत्र जो था वो मथुरा वाला क्षेत्र था। ठीक है। चौथा जो क्षेत्र था इनका, वो कह लो पश्चिम भारत, वेस्ट इंडिया में था। ठीक है। पांचवा जो था शाखा वो दक्कन में था, दक्कन वाला पार्ट में था। ठीक है। आगे बढ़ो और देख लो, एक मिनट। विक्रम संवत नाम का ना इन्होंने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नाम का एक कैलेंडर जारी किया। ठीक है। विक्रम शासक के और विक्रम शासक एक तरीके से कह सकते हो विक्रम संवत। ठीक है। इसके शासक थे जो विक्रमादित्य के उपाधि ले लिए थे। ठीक है। विक्रमादित्य का उपाधि लिए थे। ओके। वैसे तो लगभग भारत में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। जैसे कि अगर बात करें कि गुप्त सम्राट के जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्ता काल में तुम पढ़ोगे, सबसे विख्यात विक्रमादित्य वही हुए। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम रुद्रदामन प्रथम को, जो लगभग 130 से 150 ईसा पूर्व तक
भारत में शासक थे, और ये शक शासक में ना सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक थे। रुद्रदमन ने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध झील थी काठियावाड़ में। काठियावाड़ अभी एक मूवी आई थी, ठीक है, सामाजिक मूवी थी, तो उस मूवी का काठियावाड़ जो इलाका है वहीं पे अर्धशुष्क मतलब एक सूखा क्षेत्र था, आधा सूखा क्षेत्र था। वहां पे सिंचाई के लिए सुदर्शन झील बना हुआ था। सुदर्शन झील जो बना था मौर्य काल में, जो बना था मौर्य काल में, इसको इन्होंने रिनोवेट किया था। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं जीर्णोद्धार। ठीक है, जीर्णोद्धार। तो जीर्णोद्धार किया था इन्होंने। कभी कभी सवाल पूछता है, पूछा भी है, पास्ट में भी सवाल पूछा है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो भैया जी किसने किया था? तो हमारे रुद्रदमन प्रथम ने किया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। रुद्रदमन प्रथम से बढ़ेंगे। रुद्रदमन संस्कृति का बहुत प्रेमी था। संस्कृति का बहुत प्रेमी था। ठीक है, संस्कृति प्रेमी था ये। इसने सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख जारी किया था, जिसको कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। शक शासक यहीं पे खत्म हुआ और पार्थियन की बात आती है। पश्चिमोत्तर भारत जो था, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था, वहां पे शकों के जाने के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ, उनका शासन चला, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो थे पार्थियन शासक वो थे गोंदो फर्निस। ठीक है, ये 20 से 41 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे, इसलिए हम इन्हें पढ़ेंगे क्योंकि एक घटना हुई थी जिसको याद रखने योग्य घटना है। इन्हीं के टाइम पे ना, इन्हीं के शासन काल में सेंट थॉमस जो थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे भारत। ठीक है, सेंट थॉमस इसी समय आए थे। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे कुषाण। कुषाण बेसिकली, कुषाण को ना यूची भी कहा जाता था। ठीक है, यूची भी कहा जाता था, कुषाण को यूची भी कहा जाता था। क्यों भैया? यूची एक्चुअली क्या है ना कि कबीला था। यूची जो है कबीला था, 5 कुलों का कबीला था। और ठीक है, 5 कुलों में विभाजित एक कबीला था, 5 कुलों में बटा हुआ था, जिसमें से एक पार्ट जो था, मतलब 5 कुलों में बटा हुआ था, एक कुल जो था वो कुषाण था। ठीक है, ओके। कुषाणों के अंतर्गत 2 राजवंश की स्थापना हुई। प्रथम राजवंश की जो स्थापना हुई उसको कहते हैं कटफिसस। कटफिसस प्रथम। ठीक है, और कटफिसस द्वितीय। ठीक है, कटफिसस प्रथम जो थे, यही हिंदू कुश के एशिया में सिक्के चलाए थे। हिंदू कुश के एशिया में सिक्के चलाए थे। इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे का सिक्का ढलवाया। सवाल पूछ सकता है, रोमन सिक्के की नकल करके तांबे का सिक्का चलाने वाला शासक कौन था? तो कटफिसस प्रथम। कटफिसस सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, कटफिसस सेकंड जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाए थे। सवाल पूछा है और पूछ भी देगा, बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाने वाले इनमें से कौन शासक है? तो खटफिसस दो। कुषाण साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो बीमा कटफिसस था। बीमा कटफिसस। देखो, अब क्या है ना, सवाल कभी कभी ये पूछता है कि कुषाण का वास्तविक संस्थापक भीमा कटपिसस, लेकिन राज हम दो को याद रखते हैं, कटपिसस प्रथम, कटपिसस सेकंड। कटपिसस सेकंड से सवाल पूछता है बड़ी संख्या में सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक। लेकिन किसके काल में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो थे भैया कुषाण। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो, अब आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कनिष्क को हम पढ़ेंगे।
थोड़ा सा और देख ले क्या। देखो वो जो कटपीसस के सोने के सिक्के मिली थी ना, मूर्तियां वगैरह जो मिली वो मथुरा वाला क्षेत्र से ज्यादा मिला। ठीक है, मथुरा वाला क्षेत्र से ज्यादा मिला। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कनिष्क को। ठीक है, कनिष्क को अगला जो शासक है वो है कनिष्क। कनिष्क एक्चुअली कुषाण शासक था। कनिष्क के बारे में ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बहुत प्रसिद्ध कुषाण शासक था, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। इसका राजधानी जो था वो मथुरा था। मथुरा इसने अपनी राजधानी बनाई थी। लगभग 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया था। संवत चलाया था जो आज भी वर्तमान में भारत सरकार इसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, कनिष्क ने ही कुंडल वन जो कश्मीर में है, कनिष्क ने ही कुंडल वन जो कश्मीर में है, कुंडल वन जो कश्मीर में है, वहां पे बुद्ध का चौथा संगत करवाया था, संगति करवाया था, जिसमें बुद्ध दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। ठीक है, बुद्ध चरित्र के जो एक बुद्ध चरित्र था जिसके रचनाकार जो थे कवि अश्वघोष, वो कनिष्क के ही काल के थे, कनिष्क के ही कंटेम्पररी कह सकते होते। ठीक है, इनमें से जितने कुषाण राजा थे ना वो देवपुत्र कहलाते थे। जितने भी कुषाण राजा थे वो देवपुत्र कहलाते थे। हालांकि पोस्ट मौर्य काल में और इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत ये जान लो कि मौर्य काल का जो अर्थव्यवस्था था वो भारतीय प्राचीन अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल था। मौर्य काल गोल्डन एज था, गोल्डन एज था। किस एवज में? इकोनॉमी के एवज में। ठीक है, इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्कों का प्रचलन था, बंदरगाह था, नगर मार्गों का विकास था, भू राजस्व प्रणाली था, ये सारी कुछ है। ठीक है, जितने फैक्ट्स हो सकते थे हमने पढ़ा दिया एनसीईआरटी में, जो भी फैक्ट्स अवेलेबल थे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।